गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग में। और मेरा ऑफलाइन क्लास का टाइम होने वाला है, तो मैं देखती हूँ कितने क्वेश्चन आपको दे पाती हूँ। बट डोंट वरी, मैं 4 बजे एक अपलोडेड क्लास दूँगी जो क्वेश्चन, क्योंकि आज शायद मैं कम ले पाऊँ, तो 4 बजे एक अपलोडेड क्लास आएगी। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्लस जो डेली मैं 8-9 के बीच में एक वीडियो अपलोड करती हूँ वो तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा जो लोग भी मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, क्वेश्चंस को ले रहे हैं हमसे, तो वो सब्सक्राइब कर लें। यदि वो सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे डाल दें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जैसे कि अभी मैं परसों नरसों भी 3 या 4 वीडियोज़ डाले थे, तो देख लीजिए आपको सारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहे हैं। तो मेरी वीडियोज़ दोनों आएंगी आज। एक दोपहर 4 बजे आएगी शाम को, और एक 8 से 9 के बीच में आएगी। तो आप अपना नोटिफिकेशन पे ध्यान रखिएगा और वीडियो को देखिएगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, कोर्स वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी है, सब कुछ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और रिलेटेड टॉपिक वाइज कोर्स वीडियोज़ टॉपिक वाइज लगे हैं, तो जिस टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो वहाँ पर जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोल पाथ के नाम से सर्च करेंगे, मिल जाएगा। @ को नहीं लगाना है, ओनली पोल पाथ से सर्च करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, आप उससे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल, सरकार के विरुद्ध अभियोग या स्थगन प्रस्ताव। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सरकार के विरुद्ध अभियोग। बजट पर चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, ये सभी जो है ये विधायी नियंत्रण के तरीका हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक रिक्स के साला मॉडल में कलेक्ट्स किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है निचले स्तर की नौकरशाही जिसे आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है। उच्च स्तरीय सामान्य नौकरशाही, वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा आपका, वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। जो फ्रेडरिक रिक्स का साला मॉडल है, इसमें क्या है कि इसमें जो है पारंपरिक ढंग से बिखरे हुए संकीर्ण या सांप्रदायिक ध्येय बने रहते हैं, और साथ में क्या है, ये जो है कैसा हो जाता है, ये आधुनिक जो संगठन के संस्थात्मक तरीकों का भी प्रयोग करता है। तो ये इस प्रकार क्या है कि ये एक समूह, एक कुटुंब नहीं है। यह समूह जो है एक कुटुंब ना होकर के नहीं है, फिर भी क्या है, यह एक संस्था भी नहीं है। पूरी तरह से ये कुटुंब नहीं है, पूरी तरह से ये संस्था भी नहीं है। और इसका जो उद्देश्य होता है, ध्येय होता है, बहुत ही संकीर्ण और सांप्रदायिक रहता है। तो यही हो जाएगा, वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत किंतु आधुनिक तकनीक दोनों को लेकर के चल रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? अभिभावक नौकरशाही, योग्यतामूलक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, जातिगत नौकरशाही। तो कौन सा है भारत में जो है वर्तमान लोक सेवा का? तो योग्यतामूलक नौकरशाही है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अभिभावक नौकरशाही जो है ये कहाँ पाई जाती है? चीन में पाई जाती है। सबसे इसका अच्छा उदाहरण है। संरक्षक नौकरशाही अमेरिका में पाई जाती है, और पाई जाती थी एक प्रकार से। और क्या है, ये जो है इसे लूट प्रणाली भी बोलते हैं, लूट प्रणाली ये भी बोला जाता है। जातिगत नौकरशाही जो भारत में ज़्यादा पाई जाती थी, जाति के आधार पर पद जो है आवंटित किए जाते थे। देखेंगे यहाँ ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशासन राजनीति की एक शाखा है या किसका? यह कथन किसका है? डोनाल्ड किंग्सले का है, गुडनो का है, लूथर गुलिक का है, या लेस्ली लिप्सन का है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर करेंगे, इसका कौन है? तो इसका जो है ये डोनाल्ड किंग्सले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंसर सभी करेंगे और
हमसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा एवं संरक्षण, आदर एवं सम्मान या आत्मबोध की आवश्यकता। तो सबसे निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकता आती है। फिर उसके बाद क्या आता है? शारीरिक आवश्यकता के बाद आता है सुरक्षा संरक्षण, ये नंबर 2 पर आ जाता है। ठीक है, नंबर 3 पर क्या आता है? नंबर 3 पर आता है कि इनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, नंबर 3 पर जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं ये आ जाएंगी। और 4 पर ये आ जाएगा आदर सम्मान, 4 पर आ जाएगा। 5 पर जो है आत्मबोध की आवश्यकता आ जाती है। ये सर्वोच्च स्तर है, ये सर्वोच्च स्तर है और ये निम्न स्तर है, ये निम्न स्तर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न पूछ रहा है, चलिए देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? लास्की ने किया है, डाइसी ने किया है, फाइनर ने किया है या हेवार्ड ने किया है? क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करेंगे तो ये करने वाले हेवार्ड महोदय हैं। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? कौन सी नहीं है? बोधगम्यता नहीं है, संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता नहीं है, या संभाव्यता नहीं है, या फिर निरंतर पर्यवेक्षण ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये निरंतर पर्यवेक्षण डी, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यही नहीं है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एल्टन मेयो को, या H.L. गांड को, या F.B. गिलप को, या हेनरी फेयोल को? किसको माना जाता है? तो यहाँ पर जो है हेनरी फेयोल है, इन्हीं को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है 5 जो है प्राथमिक प्रबंधन की बात की है। पहला क्या है देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। पहला क्या है? नियोजन है, नियोजन। ठीक है, प्लानिंग। दूसरा क्या है? दूसरा है ये संगठन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैं ओरली बोल रही हूँ तो आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप सुन के भी काम चला सकते हैं। आदेश, आदेश देना है तो ये कमांड हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है समन्वय, कोऑर्गेनाइजेशन, समन्वय, कोऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और पांचवा क्या है? पांचवा आ जाएगा आपका नियंत्रण, यानी कि पांचवा जो है नियंत्रण, कंट्रोल आ जाएगा। तो क्या है आपका? ये PO बन गया। यही जो है संबंधित है किससे? हेनरी फेयोल से। इन्हीं 5 ही प्राथमिक 5 जो है प्रबंधन दिए थे इन्होंने। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो रहा है। आगे क्या है कि मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? टिमॉक का है, एल डी वाइट का है, प्रोफेसर बीट का है, या फिर उर्विक का है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सभी और फटाफट करेंगे। तो ये टिमॉक का है। ठीक है, आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है, ये कथन किसका है? तो ये जो है टिमॉक का कथन है। तो यहाँ जो है मुख्य कार्यपालक की जिम्मेदारी या उसका कार्य बताया गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेम्स डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो क्या है? विकेंद्रीकरण है, पदसोपान है, या नियंत्रण का दायरा है, या फिर समन्वय है? डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, समन्वय। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये जेम्स डी मुने हैं, इन्होंने क्या है कि ये जो है मुने तथा रैले ने आदर्श संगठन के लिए 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। कितने? 4 सिद्धांतों का इन्होंने उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? एक तो ये समन्वयात्मक हो गया, ये पहला है, तभी आपका ये जो है पहला पूछा उन्होंने तो ये आपका आंसर आ गया। तो पहला क्या है? समन्वयात्मक। ठीक है, ये सिद्धांत हो गया आपका। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पदसोपान, पदसोपान। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा
आपका जो है नियंत्रण का दायरा, नियंत्रण का दायरा। और चौथा क्या हो जाएगा? समन्वय। चौथा यही हो जाएगा आपका समन्वय, समन्वय नहीं, चौथा हो जाएगा आपका स्टॉप एवं सूत्र। और तीसरा भी यहाँ पर नियंत्रण का दायरा ना होकर के कार्यात्मक सिद्धांत होना चाहिए, कार्यात्मक सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा आपका स्टॉप एवं सूत्र सिद्धांत, स्टॉप एवं सूत्र सिद्धांत। तो ये जो है 4 प्रकार के इन्होंने दिए हैं, किसने? मुने एवं रैले के अनुसार ये दिए गए हैं। आदर्श संगठन के 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट होगा, पहला। और अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है? H.A. साइमन, L.D. वाइट, J.A. विग या J.M. पिफनर? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, J.M. पिफनर, इन्होंने ही इसकी संज्ञा दी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया? यानी कि जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है उसमें प्रतिभागी नागरिक समाज, ये एक ही है, प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल किस वर्ष दिया गया? तो ये 1992 में दिया गया था। और ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, शासन और विकास रिपोर्ट, गुड गवर्नेंस करके ये जो है शासन और विकास रिपोर्ट करके ये एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, शासन और विकास रिपोर्ट करके आती है, गुड गवर्नेंस भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो है क्या क्या बताया गया था वो आप ओरली सुन लीजिए। भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, कुशल एवं न्याय संगत, है ना। ये गवर्नेंस की बात हो रही, क्या क्या उसमें गवर्नेंस, जो उत्तरदायी गवर्नमेंट, कुशल एवं न्याय संगत, समावेशी भी होनी चाहिए और कानून का शासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी? गुड गवर्नेंस की बताई थी, शासन और विकास की जो रिपोर्ट आई थी, है ना। तो सुशासन के लिए, सुशासन तथा विकास, तो गुड गवर्नेंस की ये बातें सारी बताई गई थी, हमने ओरली बता दिया है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपको न्यू लगता है तो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर लिखने में बहुत टाइम लगेगा, टाइम आपके पास भी कमी है और मेरे पास भी। देखेंगे नेक्स्ट, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है आयोग, परिषद, ब्यूरो या फिर बोर्ड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्यूरो। जब एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित होता है तो उसे ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है? मैस्लो, डगलस शॉगर या फिर हर्जबर्ग या लिकर्ट? तो जो अभिप्रेरणा का द्विघटक विचारधारा, ये मैंने कई बार आपको कराया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जो दिया गया है आपके जो हर्जबर्ग महोदय हैं, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इन्होंने बताया क्या है कि प्रेरणा और अभिप्रेरणा दो चीज़ें बताई हैं। प्रेरणा बाहरी तत्व है, अभिप्रेरणा आंतरिक तत्व है। कौन कौन से हैं? देखो, जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा अभिप्रेरणा, दो बातों में इन्होंने अंतर किया है। और कहते हैं कि प्रेरणा बाहरी तत्व है जो एक व्यक्ति दूसरे को देता है, जैसे आप मुझे दें या मैं आपको दूं, किसी बात को लेकर के प्रेरणा, मोटिवेशन। और जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक तत्व है जो व्यक्ति के भीतर ही रहता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट एनी बाहरी मोटिवेशन, तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है। आप लगे हुए हैं कि नहीं हमें सक्सेस लेना है, हमें ये पद लेना है, तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है। तो ऐसे अब प्रेरणा बाहरी है और अभिप्रेरणा आंतरिक है। इसी प्रकार मैक्स ग्रेगर हैं, ये भी क्या कहते हैं? मैक्स ग्रेगर, इनका नाम लिख लेते हैं, बाकी इनको सुन लीजिए। ग्रेगर ये भी क्या कहते हैं कि इन्होंने भी दो तरह से अंतर किया है। ये कहते हैं कि नकारात्मक और निराशावादी, पहला इन्होंने टर्म दिया है। ठीक है, मानव के बारे में दो विचार दिए हैं, पहला है नकारात्मक और निराशावादी, और दूसरा क्या है? सकारात्मक और आशावादी। जो नकारात्मक और निराशावादी है, नकारात्मक और निराशावादी है, इसको इन्होंने क्या बोला है? एक्स बोला है। और जो सकारात्मक और आशावादी है,
सकारात्मक और आशावादी है, इसको इन्होंने वाई बोला है। तो इन्हें क्रमशः एक्स सिद्धांत एक्स सिद्धांत वाई भी कहते हैं। तो ये भी देख लीजिए कि एक्स वाई सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मैक्स ग्रेगर से संबंधित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हर्ट्ज़बर्ग से अभिप्रेरणा, प्रेरणा एंड अभिप्रेरणा संबंधित है। द्विघटक अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। मैस्लो का भी अभी हमने पढ़ ही लिया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान मसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत है। ऑप्शन सी गलत है। ये जो है अहमदाबाद में ना होकर के बड़ोदरा में है। तो यही ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ये जो है कहाँ पर है, ये यहाँ अहमदाबाद में ना होकर कहाँ पर है, बड़ोदरा में है। बड़ोदरा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ यहाँ बुक्स दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की नहीं है, यानी कि सभी हैं एक को छोड़ करके। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही नहीं, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, ये मैक्स वेबर की है। किसकी है, मैक्स वेबर इनकी है। तो यही ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन सी इज राइट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है। सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर जो है आ जाना चाहिए आपका सभी लोगों का मुझसे पहले। तो 17 का जो है ए, सूत्र अभिकरण। ठीक है, सूत्र अभिकरण के पास संपादन का एकाधिकार है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्ता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, आंतरिक संगठन की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, रॉल्फ एसेटन या एल.डी. वाइट या हर्बर्ट मॉरिसन या फिर गोरवाला, किसका मत है जो उपयुक्त बात कही गई है, इससे कौन समर्थन रखता है। तो ये हो जाएंगे आपके एल.डी. वाइट महोदय। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं। सूचियाँ दी गई, आपको उनको सुमेलित करना है। चलिए अब देख लेते हैं। क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है W.F. बिलोबी और M.P. फॉलेट, मूने एवं रेले, हेनरी फेयोल। 4 हैं और इधर जो है सिद्धांत दिए गए, 4 विचारक हैं और 4 सिद्धांत दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें W.F. बिलोबी, तो ये लोग प्रशासन के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो हम सीधा यहाँ पर 3 लिख देंगे। और ये अगर हम फॉलेट की बात करें तो सृजनशील अनुभव से संबंधित हैं, तो ये 4 हो जाएगा। मूने एवं रेलो को अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, संगठन के सिद्धांत से संबंधित हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे। हेनरी फेयोल की बात करें तो हेनरी फेयोल औद्योगिक सामान्य प्रबंधन, इनको भी अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। तो औद्योगिक सामान्य प्रबंधन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिक सामान्य प्रबंधन 2। ये हो जाएगा 3412, 3412। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है। ब्लैक तथा वाइट ने, मुटन तथा शोफेन ने, ब्लैक तथा स्मिथ ने या फिर ब्लैक तथा मुटन ने, किसके द्वारा की गई है। आंसर सभी का आ जाना चाहिए। तो ये जो ब्लैक और मुटन है, इन्होंने जो है ये अवधारणा, प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फिर से अगेन आपको जो है क्या करना है, सूचियों को सुमेलित करना है। तो हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ऑप्शन एन जो यहाँ पर कोड दिया गया है उसको ले लेते हैं। तो पहले हैं आपके सेल्डन ओलिवर, क्या है यहाँ पर पुस्तकें दी गई, यहाँ पर लेखक दिए गए हैं अल्बर्ट लेपावर्की, अशोक चंदा और एसी फाइनर। ठीक है, तो जो सेल्डन ओलिवर हैं ये प्रबंधन का दर्शन हो जाएगा इनका।
तो यहाँ पर हम 2 कर लेंगे। जो अल्बर्ट लेपावर्की हैं ये प्रशासन, संगठन व प्रबंधन की कला एवं विज्ञान हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे। जो अशोक चंद्रा महोदय हैं ये भारतीय प्रशासन से संबंधित हैं, तो हम यहाँ पर 4 कर लेंगे। जो S.E. फाइनर महोदय हैं तो ये लोक प्रशासन की शक्ति से संबंधित हैं, लोक प्रशासन की शक्ति, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे। तो 2, 3, 4, 1 हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। ऑप्शन सी राइट हो गया है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति में मामलों का निर्णय किया जाता है मुख्यालय द्वारा, कैबिनेट समिति द्वारा, PMO द्वारा या विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा, किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है ये भारत में वरिष्ठ लोक सेवकों की पदोन्नति का मामलों का निर्णय कैसे किया जाता है, ये विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भारत पर क्या होता है, भारत में वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परंपरागत एवं सरल प्रणाली है और इसी के अनुसार उस क्रमिक के पदोन्नति मिलती है, यानी कि उस जो कार्मिक यानी कर्मचारी होता है उस कार्मिक को इसी आधार पर पदोन्नति मिलती है, जिसकी सेवा अवधि दूसरों की तुलना में अधिक होगी और उसी को जो है मिल जाएगी। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अपने यहाँ किसके वरिष्ठता के आधार पर जो है दी जाती है और विभागीय ये प्रोन्नति समिति द्वारा इसका जो है निर्णय लिया जाता है। और दूसरी बात है कि जो वरिष्ठता के आधार पर प्रचलन है ये शुरुआत कब होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसका शुरुआत किया जाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी शुरुआत करती है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो रहा है। तो एक तो ये पूछेगा, इसमें 2 चीज़ें पूछेगा कि वरिष्ठ जो लोक सेवकों की पदोन्नति के मामलों पर निर्णय किया जाता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाता है, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि किस आधार पर होता है, तो वरिष्ठता के आधार पर होता है। आधार क्या है अपने यहाँ, वरिष्ठता पर आधारित पदोन्नति एक परंपरागत एवं सरल प्रणाली है जो अपने यहाँ अपनाई गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है और उसके बाद जो है हमारे यहाँ अपना ली जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने कहा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत शासन से विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्यों को समाहित किया जाता है। तो शासन के अंतर्गत शासन के विशेषकर केवल कार्यपालिका पक्ष के संबंधित जो कार्यपालिका पक्ष से संबंधित कार्य हैं उन्हीं को समाहित किया जाता है। ये कौन कह रहा है, तो लूथर गिलिक हैं कहने वाले, LD वाइट हैं या WF विलोबी हैं या फिर मार्शल हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये जो है लूथर गिलिक है, यही ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदासीनता के परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध है किसके साथ है, अभिप्रेरणा के साथ है, प्राधिकार के साथ है, नेतृत्व के साथ है या निर्णय निर्माण के साथ है, किसके साथ है, तो ये जो है प्राधिकार है, इसी के साथ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये जो है उदासीनता का क्षेत्र संबंधित किससे है, ये चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है और इसके अंतर्गत ऐसे आदेश होते हैं, ऐसे आदेश इसके अंतर्गत आते हैं जो अधीनस्थों द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो मतलब वहाँ पर ना कोई शंका होता है, ना डाउट होता है, ना कोई क्वेश्चन होता है। जैसा आदेश आया, यदि आम को इमली कह दिया तो हाँ ठीक है ये इमली है। निर्विवाद रूप से स्वीकार किए गए आदेश को उदासीनता का परिक्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड ने बोला है। चलिए देखेंगे आगे। सामान्य इच्छा से अभिप्राय है यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, संपूर्ण इच्छा, वास्तविक इच्छा। तो सामान्य इच्छा से अभिप्राय किसका है, वास्तविक इच्छा से है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, रूसों से संबंधित है ये। देखो एक बात यहाँ पर और देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये जो है क्वेश्चन बहुत आता है, विसेंट जो क्या है, विसेंट डी गार्ने ने किया था। ठीक है, विसेंट, इसको नोट डाउन कर लें, विसेंट डी गार्ने ने किया था। आ सकता है, पूछा जाता है बार बार। विसेंट डी गार्ने के द्वारा ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा
सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। किसका कथन है ये? एस.जे. लास्की का, ड्यूगिट का, या बर्लिन का, या कार्ल पॉपर का? 26 का क्वेश्चन देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर फटाफट आ जाना चाहिए आपका। तो ये ड्यूगिट के द्वारा कहा गया है ऐसा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पुरुष वह होता है जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी कौन करता है? तो इस कथन की पैरवी करने वाले कौन हो सकते हैं आपकी दृष्टिकोण में? फटाफट बताइए, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो रूसो, ठीक है, जहाँ पर प्राकृतिक मानव की बात आ रही, प्राकृतिक पुरुष की बात आ रही और उसकी अच्छी अच्छी बातों की बात हो रही है, स्वप्रेम की, सहानुभूति की, तो ये रूसो से संबंधित हो जाएगा। हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं और लिवायथन इनकी पुस्तक है, ठीक है। और यदि हम रूसो की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है रूसो की, आप ऐसे ओरली सुन लीजिए और इसको सारा नोट डाउन कर लीजिए। बेंथम उपयोगितावादी हैं और लॉक कैसे हैं? उदारवादी हैं। लॉक की फेमस पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया, यानी कि जो प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया था तो उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। कौन से विषय पर? विषय का जो है टाइटल क्या था, यानी कि जो शीर्षक है वो क्या था? क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचरण को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? क्या विज्ञान की प्रगति ने आचरण को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है? क्या विज्ञान के विकास ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा कि क्या विज्ञान और कला ने विज्ञान और कला की प्रगति ने व्यक्ति के आचरण को भ्रष्ट किया है या फिर शुद्ध किया है, यानी कि किस चीज़ में योगदान दिया है? भ्रष्ट करने में या शुद्ध करने में योगदान है विज्ञान और कला की जो प्रगति हुई उसके द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें इनको फर्स्ट प्राइज मिला था और यहीं से इनकी जो है कैरियर की शुरुआत होती। उसके पहले तो इनकी हालत बहुत ही बुरी थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्य जीवन सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। तो कौन है? थॉमस हॉब्स ऐसा बोलते, जॉन लॉक या जे रूसो या फिर कार्ल मार्क्स? ऐसा बोलने वाले कौन हो सकते हैं? तो ऐसा बोलने वाले जो है जे रूसो ही हो सकते हैं, क्योंकि इनको प्राकृतिक अवस्था से प्रेम था, प्रकृति से प्रेम था और जो है ये सारी चीज़ें, हाँ, बुद्धि विवेक, ये इन सब में व्यक्ति क्या है भ्रष्ट हो जाता है, तो उन सब से भी इनको दिक्कत थी। तो ये सारी बातें कहने वाले कौन हैं? जे रूसो हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है इनके जो 2-3 थ्योरी बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि परायपन का सिद्धांत दिया है इन्होंने, ठीक है, और जड़ पूजा का सिद्धांत दिया है, ये भी दिया है। ये वैज्ञानिक जो समाजवाद है उसके जनक हैं और दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी फेमस पुस्तक हैं। तो ये सब चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और जो लॉक महोदय हैं ये क्या करते हैं? श्रम का सिद्धांत देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कोई जो प्राकृतिक संसाधनों से अपना श्रम मिलाकर जो चीज़ अपनी बना ली जाती है उसको कोई छीन नहीं सकता, ये ऐसा इसमें बोलते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, दर्शन साथ केवल बौद्धिक आडंबर है, सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट होगा। सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा इच्छाओं का कोई भी इच्छा होगी उसका योग नहीं है, बल्कि ये वास्तविक इच्छाओं का, यानी कि ये जो ये तात्विक इच्छा होती है, यानी कि जो उनको शुद्ध अगर सरल भाषा में समझे तो जो लोक समाज की, लोक कल्याण की इच्छाएं होती हैं उनकी इच्छाओं का योग है, ना कि सभी इच्छाओं का। तो इच्छाओं का योग है तो उसमें सब प्रकार की इच्छाएं आ जाएंगी, जो स्वार्थ वाली इच्छाएं आ जाएंगी, निस्वार्थ वाली सारी आ जाएंगी, नहीं, वो सिर्फ जो है तात्विक इच्छा होती है जो कि लोक कल्याण के हित में सोचती हैं, उन इच्छाओं का योग है। तो यहाँ पर सभी इच्छाओं का योग ना हो करके, तो यहाँ पर इच्छाओं दे दिया है इसको, इसकी जो है खास
पर्टिकुलर उस पर नहीं गए हैं, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए देखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आंसर आपके जो है गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने लोगों ने गलत कर भी सकते हैं, क्योंकि इच्छाओं का योग तो है ही, लेकिन किस प्रकार की इच्छाओं का योग है वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अगेन रूसो के अनुसार कुछ जो है कथन यहाँ पर दिए गए हैं और कौन से सही नहीं है, तो नहीं पर ही आपको देखना है। दो मूल वृत्तियाँ स्वप्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती हैं। और अगला है एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। अगला है परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। और ऑप्शन डी है सामान्य इच्छा एक समूह की सोच है, ग्रुप माइंड नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। अगेन क्वेश्चन उसी तरह से है, थोड़ा सा बस घुमाया गया है। तो सामान्य इच्छा समूह की सोच नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है रूसो के अनुसार, क्योंकि सामान्य इच्छा पूरे समूह की सोच नहीं हो सकती, बल्कि वो अच्छी इच्छाओं का जो जिनकी अच्छी इच्छाएं होती हैं उनकी सोच का जो है समूह होती है। तो सामान्य इच्छा क्या है, अच्छी इच्छाओं का, अच्छी जो लोकहित में सोचें उन इच्छाओं का योग है सामान्य इच्छा। तो ऑप्शन फिर से अगेन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन सेम है, सिर्फ जो है थोड़ा सा वर्डिंग के साथ खेला है गया है। क्वेश्चन जैसा हमने वहाँ देखा था वैसा ये भी है, सेम क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन डी जो है आपका ये गलत रहेगा, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया? किसने किया? जॉन रॉल्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडमंड बर्ग ने या बेंथम ने? तो रूसो के पश्चात दार्शनिक ने, किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया? तो ये जॉन रॉल्स महोदय हैं, इन्होंने ही इसका जो है क्या किया, प्रयुक्त किया। जो ऊपर बात कही गई इससे संबंधित है, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसको। चलिए देखते हैं जॉन रॉल्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हैं तथ्य हैं, या फिर उनको आप टर्म कह लीजिए। अज्ञानता का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा इनसे संबंधित है, ठीक है। और यदि बात करें दूसरा क्या है, तो दूसरा अंतर सिद्धांत है। अंतर सिद्धांत जिसमें कि पॉलिसी में जो गरीबों को अधिक लाभ मिलता है तो इस प्रकार का अंतर मान्य होगा, शॉर्ट में समझिए अंतर सिद्धांत, ये इनसे संबंधित है। इनका न्याय कैसा है, इन्होंने अपने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक, इसको मैंने जब कई बार कराया है डिटेल में अच्छे से कराया है, अभी यहाँ पर ऐसे समझिए शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है, ठीक है। अगेन जो है वितरणात्मक न्याय भी इनके न्याय को बोला जाता है, वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय ये बोला जाता है। लेकिन वितरणात्मक न्याय का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो उसमें अरस्तु आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम अरस्तु। और यदि वितरणात्मक न्याय दिया गया है और वहाँ पर रॉल्स हैं तो आप रॉल्स को टिक करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं तो इनकी जो है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का इन्होंने, इनका जो इन्होंने क्या दिया है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जो है सिद्धांत इन्होंने दिया है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और एडमंड बर्ग की बात करें, यदि हम एडमंड बर्ग की बात करें तो ये कौन है, ये रूढ़िवादी ऐतिहासिक और रूढ़िवादी क्या हैं, विचारक हैं, ठीक है। बेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावादी हैं। जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इनकी पुस्तक है। तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपके लिए नया है सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन भद्द बर्बर था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, हेनरी मैन ने? तो जो है ये रूसो के द्वारा कहा गया है। और लॉक जो है अपने जो प्राकृतिक अवस्था है प्रेम एवं सहानुभूति की अवस्था बताते हैं लॉक। हॉब्स कहते हैं कि हर जगह जो है लड़ाई युद्ध का ही माहौल था। और इनका एक फेमस कथन है, मैं और मेरा डर एक साथ ही पैदा हुए थे, ऐसा बोला। या कभी आता है कि मेरी माँ ने उस रात दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, मैं और मेरा भाई, ऐसे करके इनका आता है। हेनरी मैन पित्त सत्तात्मक जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो पित्त सत्तात्मक के ये क्या जनक माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूसो के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। दूसरा है मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए नियमों के अनुसार रहें। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है। उपर्युक्त में से सही कथनों का आपको चयन करना है, यानी कि आगे कूट भी हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इनका ये भी सही है, प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इनका यही राइट नहीं होगा। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इनके अकॉर्डिंग ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। तो ये क्वेश्चन, ये थर्ड ऑप्शन जो है स्टेटमेंट यही गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरा ये सेंटेंस गलत है। अकॉर्डिंग टू रूसो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, प्रतिनिध्यात्मक के नहीं हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैकियावली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? युग का शिष्य, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। तो भाई इनको उपरोक्त सभी कहा जाता है। ये पुनर्जागरण के प्रतिनिधि भी के रूप में देखा जाता है। प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं और क्या है, ये इनको अपने युग का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इनको धर्मनिरपेक्ष राजनीति का जनक कहा जाता है। और दूसरी बातें सुन लीजिए, और इटली का अरस्तु कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, और व्याघ्र और लोमड़ी नीति जो है इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, साथ में इन्होंने राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। ये भी ध्यान रखेंगे, राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। तो हमने ओरली बोल दिया है, ओरली हमने बोल दिया है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो को जो है एक दो बार चला करके सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो राज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है किसके द्वारा? मैकियावली के द्वारा। सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह था प्लेटो, अरस्तु, मैकियावली या हॉब्स? कौन था? तो ये हैं मैकियावली महोदय। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये स्टोटो शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका आगे चल के अर्थ राज्य होता है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, टाइम की कमी है। चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अरस्तु क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति से पूर्व है। ठीक है, और मैकियावली जो है इनकी पुस्तक प्रिंस है, और उसमें इन्होंने जो है राजा के शासन करने के तरीकों को बताया, यानी शासन कला के बारे में बात की है। राजा को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, और राजा को नैतिक रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अनैतिक साधन भी यूज कर ले, राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसी बातें इन्होंने की है। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के जनक हैं, और इनकी बुक है लिव्याथन। अरस्तु की बुक है रिपब्लिक। प्लेटो की अरस्तु की है पॉलिटिक्स, और प्लेटो की है रिपब्लिक। मैकियावली की प्रिंस है, और हॉब्स की है लिव्याथन। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावली को रुचि नहीं थी? तो कौन से दार्शनिक प्रश्न थे? नीचे हैं। शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे संरक्षित की जाती है? कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं? सरकार मजबूत कैसे बनती है? स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है? तो अगर हम मैकियावली की डेप्थ में दर्शन को पढ़ते हैं तो उसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं। तो ये दायित्वों की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं कुछ भी करो, क्रूरता करो, नैतिक बनो, अनैतिक बनो, कुछ भी करो, नैतिकता कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ जो है राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, शासन वगैरह अच्छे से होना चाहिए। तो और जब सारे साधन विफल हो जाएं तो कहते हैं धर्म का क्या सहारा ले लो। तो ये जो दायित्वों की बात नहीं करता है मैकियावली। ठीक है, मैकियावली क्या है? दायित्वों की बात नहीं करता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला मैकियावली है, बोधा है, हॉब्स है या फिर लॉक है? कौन है अरस्तु की जो है उपेक्षा करने वाला? तो ये हॉब्स महोदय हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगेन देखेंगे, जो क्यों निकोलो मैकियावली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पे उल्लेखित किया जाता है? सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, एक सेंटेंस आपको चूज करना है। क्योंकि वह राजनीति में आदर्शवाद लागू करता है? ऐसा नहीं है, उसने यथार्थवाद की बात की थी। क्योंकि वह कैथोलिक भावना से संबंधित
होने की आवश्यकता के लिए तर्क देता है, तो ऐसा भी नहीं है। उसने धर्म और राजनीति को जो है अलग किया था, निरपेक्ष। चलिए आगे देखेंगे। क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है। क्योंकि वह राजनीति में आदर्शवाद लागू करता है और कैथोलिक भावना से संबंध होने की आवश्यकता को समर्थन देता है। अगला है क्योंकि वह राजनीति में शक्ति की भावना को पूरी तरह से नकारता है। तो शक्ति को भावना को नकारता नहीं, शक्ति का समर्थन करता है। आदर्शवाद की बात वो करता नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोर्स वीडियोज़ में इन सब के दर्शन, जितने भी दार्शनिक हैं, इनके दर्शन के बारे में हमने डेप्थ में बताया है। तो जब भी आपके पास टाइम हो इनको पक्का देखिए। एक बार आप देखकर कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको फिर दोबारा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जो रिलेटेड टॉपिक हैं उसको एक बार जाकर डेप्थ में देखें, उसके बाद प्रैक्टिस में आए, तब देखिए आपके आंसर कैसे सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है। बेंथम ने ऐसा किया है, जेम्स मिल ने किया है, हेगल ने किया या फिर कार्ल मार्क्स ने किया है। तो ऐसा करने वाले हेगल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होता है। और आज की क्लास हम सेशन जो है यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, टाइम ओवर हो रहा है। और बाकी की वीडियोज़ मैं एक शाम 4 बजे दूंगी और एक 8 से 9 के बीच में पब्लिश कर दूंगी। तो वो वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस अवेल कर सकते हैं। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ये मेरे लिए भी अच्छा है, मुझे मोटिवेशन देता है और आपके लिए भी अच्छा है। आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो हम दोनों का विन विन कंडीशन में रहें, इससे अच्छी क्या बात है। खेल सिद्धांत में यही बताया जाता है। चलिए देखते हैं। अब नहीं देखेंगे, अब हम गुड बाय बोलेंगे आपको। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।